नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। कैप्शन जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, करप्शन होगा तो रेवोल्यूशन होगा। हम एक बड़ा कैप्शन दिया हुआ है, आप लोग जुड़िएगा। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आज फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइव में, और रात बहुत हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जुड़ेंगे। और मैं खास टॉपिक पर आज डिस्कस करूँगा, और आप ये खास टॉपिक क्या है आप सभी को पता है। अभी आप सभी लोग जो है नेपाल, जो हमारा एक कंट्री है, नेपाल में जो भी घटना हो रहा है आप लोग देख रहा होगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेपाल का जो स्टोरी है इसको अरुणाचल के साथ जोड़ा जाना एक तरफ से जरूरी है, क्योंकि नेपाल ऐसे रेवोल्यूशन में नहीं आया है। रेवोल्यूशन तब युवाओं ने किया है जब नेपाल में करप्शन ज़्यादा हो गया, जहां लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, जहां का अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ठीक नहीं है। इसको लेकर के युवाओं ने रेवोल्यूशन किया है। साथ ही साथ जो तानाशाही होता है यानी डिक्टेटरशिप को लेकर के नेपाल में जो हो रहा है आप लोगों के सामने है। सोशल मीडिया कहीं भी आप खोल के देखिए, सोशल मीडिया में आज के डेट में ज़्यादा अगर चर्चा हो रहा है तो नेपाल के बारे में। नेपाल की जब हम जिक्र करते हैं तो नेपाल महज 3 करोड़ आबादी वाला एक कंट्री है, जहां पर 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोग जो है सोशल मीडिया यूजर है। यानी आप फेसबुक कह लीजिए, व्हाट्सएप कह लीजिए, इंस्टा कह लीजिए, टेलीग्राम कह लीजिए, जो सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं, और 3 करोड़ में से 1 करोड़ 20 से 50 लाख लोग हैं। मतलब बहुत कम आबादी वाला एक कंट्री है, और एक समय ये राजशाही हुआ करता था, और अभी जो है नेपाल जो है एक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र देश है। और उस लोकतंत्र देश में क्या हो रहा है सब आपके सामने है। और ये शुरू कहां से हुआ? आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में देखा होगा, जब कोई बड़ा घटना होता है, ये घटना जो है सरकार की तरफ से शुरू होता है। जैसे कि जब फियास्को होता है उस समय हमारे युवा जो है सड़क पर निकलता है, या फिर कुछ गलत होता है तो लोग सड़क पर निकलते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं कि यहां पे गलत हो रहा है। तो नेपाल में क्या गलती कर दी केपी ओली ने, जो कि अभी प्रधानमंत्री तो नहीं है, लगभग वो तो अभी देश छोड़ के शायद भाग गए। खबर तो ये मिल रहा है कि भाग गए हैं, और उसका बहुत सारे 4 ऐसे मंत्री हैं जो रिजिग्नेशन दे दिया है, और जो सड़क में हो रहा है आप लोग के सामने है। तो केपी ओली जी के नेतृत्व में क्या हुआ कि सोशल मीडिया को बैन करने का एक तरीका सूझा। आज के डेट में आप मान के चलिए, आज के डेट में आप सोशल मीडिया को सरकार मन मर्जी किसे चला सकता है। मतलब सोशल मीडिया एक जरिया है जहां पर लोगों को कनेक्ट करता है। हाँ, हम ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप पॉजिटिव मैसेज को फैलाइए, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन गलत चीज को नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में यह हुआ कि जब केपी ओली साहब को आप लोग जानते हैं, ये भ्रष्टाचार से घिरा हुआ यानी करप्शन में गिरा हुआ एक प्रधानमंत्री है। तो वो जो है ऑलमोस्ट 70 ईयर्स एबव है प्रधानमंत्री। तो उनके सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया। सोशल मीडिया आज के डेट में आप मान के चलिए, आज के डेट में मैं खुद 5 मिनट में मोबाइल नहीं पकड़ के खाली मैं नहीं बेच सकता हूं, आप भी नहीं बेच सकते। जो लोग सोशल मीडिया यूजर है, यानी जो फोन में सोशल मीडिया के जरिए आप जो है न्यूज देखते हैं, या फिर एक दूसरे कंट्री का जो खबर को आप लोग पढ़ते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है। उन्होंने सोशल मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया। सरकार की तरफ से एक प्रमाण जारी किया गया कि जो भी सोशल मीडिया यूजर है वो जो है रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू से करना चाहिए। तो भला आज के डेट में युवा, जो कि युवा होता है, ये सोशल मीडिया मैक्सिमम यूज करते हैं। आप टेलीग्राम के तौर पे, इंस्टा के तौर पे आप वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब के तौर पे, ब्लॉगर के तौर पे आप लोग बनाते हैं। तो सोशल मीडिया को जब आप मना कर देंगे, सरकार जहां खुद पैसा दे करके हम अपना जो है जीबी को खरीद के जो है डाल करके हम यूज करता है, उसको अगर बैन कर देगा तो आप सोच के देखिए उस देश में रहने वाले युवाओं के लिए क्या नौबत हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप अंदाजा लगा के देखिए। तब उन्होंने, सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब किसी भी सोशल मीडिया यूजर जो है, आप अपना नाम को बताना होगा, कोई भी कंपनी चला रहा है तो आपको बताना होगा। मतलब कि सोशल मीडिया भी सरकार के थ्रू ही होगा।
अभी आप सोच के देखिए, जो मैं अभी फेसबुक में लाइव दे रहा हूं, अभी इस लाइव को भी मैं सरकार से पूछूं कि मैं लाइव करने जा रहा हूं, इस टॉपिक पे मैं लाइव करने जा रहा हूं। मान लीजिए अरुणाचल गवर्नमेंट, मैं अभी अरुणाचल गवर्नमेंट में अपना जो है फेसबुक हैंडल, मेरा नाम जैसे कि अरुण भूमि है या फिर ताकम सोनिया है, मैं इसको रजिस्ट्रेशन करूंगा सरकार के आईटी डिपार्टमेंट में, और मैं उनको बताऊंगा कि मैं आज किस टॉपिक पे मैं लाइव करने जाऊंगा, पहले बताऊंगा। अगर ऐसा होगा तो हमारा फ्रीडम कहाँ रह गया? अगर कहीं गलत होगा तो उसको हम बात तो करेंगे ना, हम सरकार से पूछेंगे कि हम ये बात को करने जा रहे हैं या फिर नहीं करने जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ नेपाल में हुआ। तो जब बैन कर दिया तो अभी मेन टॉपिक पे आता हूं। ये पहला क्वेश्चन था जिसके कारण से ये रेगुलेशन यानी क्रांति, ये तो पूरे विश्व को जो है विश्व के लिए एक मिसाल कायम कर दिया है। आज का देश जो है डिजिटल का देश है, आज का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। तो जब आप सोशल मीडिया हैंडलर को ही बंद कर देगा तो उसमें फ्रीडम कहां रह जाएगा? तो इसको लेकर के आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोग अभी सोशल मीडिया में देख रहा होगा जेएनजे यानी GENZ, इसको जो है जेएनजी के नाम से जाना जा रहा है। नेपाल में जिन्होंने भी क्रांति किया है, जिन्होंने रेवोल्यूशन जो किया है, ये जेएनजी के नाम से जाना जा रहा है। जेएनजी अर्थात जनरेशन जेड यानी जेएनजी, जनरेशन जेड के नाम से भी जान सकता है या फिर आप जेएनजी के नाम से भी जान सकता है। ये लोग कौन है? मैं आपको बताता हूं। मतलब युवा का ताकत, सोशल मीडिया का ताकत क्या होती है। इसके मुताबिक जेएनजी का मतलब यह है, यानी जनरेशन जेड का मतलब यह है कि 1997 में जो लोग पैदा हुए, पहला अगर 1997 में पैदा हुए, अगर उसका एज को देखा जाता है तो 1997 से लेकर के 2025 तक 28 इयर्स वाला युवा। दूसरा जो है 2012 को पैदा होने वाला वो तमाम युवा है, मतलब जितने भी लोग हैं, यानी 2025 तक उनका उम्र चल रहा है 13 वर्ष। यानी अभी जो नेपाल में जिन्होंने क्रांतिकारी की है 13 साल से लेकर के 28 इयर्स तक का युवा, इसको जेएनजी के नाम से जाना जा रहा है। और आपको बता दूं, इसमें किसी युवा का नाम नहीं है कि किसने इस जेएनजी को फॉर्म किया या फिर किसने नेतृत्व किया, मतलब किसके लीडरशिप में ये किया गया, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब पूरा जितना भी युवा है, जितना भी जो यंग जनरेशन है, मतलब 1997 से लेकर के 2012 तक पैदा होने वाला ऐसा युवा जो प्रथम डिजिटल के पास कनेक्टिविटी में जिन्होंने पैदा हुआ और जो आज के डेट में डिजिटल को यूज कर रहा है, डिजिटल के जमाने में जो लोग पैदा हुआ है वो युवाओं का समूह है। तो ऐसे समूहों को जब आप डिजिटल यूज करना बैन कर देंगे तो उस पर क्या बीतेगा? तो 3 करोड़ पॉपुलेशन में 1 करोड़ 20 से 50 लाख लोग जो है सोशल मीडिया यूजर्स है। तो इन्होंने क्रांतिकारी कर दी और उस 1 करोड़ 20 से 50 लाख में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है नेपाल में, जो अभी क्रांतिकारी जिन्होंने किया है। तो जब इसको बैन कर दिया तो इन्होंने जेएनजी के नाम से सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। पहले पॉइंट तो ये था कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया। दूसरा पॉइंट, जब इसको शुरू किया उन्होंने भ्रष्टाचार यानी करप्शन को लेकर के, करप्शन मेन मुद्दा करप्शन है नेपाल में जो हो रहा है। मेन मुद्दा करप्शन को लेकर के ये युवा ने क्रांतिकारी करना शुरू कर दिया। यहां तक कि प्रेसिडेंट के घर को जलाया गया, प्राइम मिनिस्टर के घर को जलाया गया, असेंबली को जलाया गया। आप सोच के देखिए, संसद, उसके बाद जितना भी जो मंत्री था, मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इनका मानना यह है कि जो नेपाल में करप्शन हो रहा है इससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि तो ऐसा लोग जो युवा है, युवा का जब आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना कैसे हो सकता है। तो अभी नेपाल में कोई सरकार नहीं है, नेपाल में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी शायद हो सकता है कि नेपाल में सेना का जो है शासन होगा, क्योंकि अभी नेपाल में जो है
आर्मी के तरफ से नेपाल का मोर्चा को संभाला हुआ है और पब्लिक को सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए, और ये जो क्रांतिकारी जिन्होंने शुरू किया था इसको रोकने का काम। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि अभी नेपाल में केपी ओली जी का जो है सरकार नहीं है। तो ये युवाओं को जो दबाने का और सोशल मीडिया को बंद करने का ये जो टैक्टिक्स था, उन्होंने कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। इससे हम अरुणाचल को इसलिए रिलेट हम कर रहे हैं, ये 1997 से जो पैदा होने वाला 28 ईयर्स और 2012 में पैदा होने वाला 13 साल, तो इस उम्र के बच्चे जब आप सोशल मीडिया को बंद कर देंगे तो उन्होंने क्रांतिकारी करना शुरू कर दिया। तो ऐसा हो करके अभी नेपाल का हालत को आप देख सकता है। और ये वही युवा है जो अपना देश को सही जगह में देखना चाहता है, अपना देश को सही दिशा में जाते हुए देखना चाहता है, अपना देश को डेवलप होते हुए देखना चाहता है, अपना देश को करप्शन फ्री देखना चाहता है। ऐसे युवा लोग हैं, और युवा ही हर देश का कल होता है। तो ये नेपाल जो है एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और यही एग्जाम्पल और यही उदाहरण को मैं अरुणाचल प्रदेश के लिए आज कुछ बातें रखता हूं। और ये तमाम वो युवा है जो डिजिटल के जमाने में जो पैदा हुए हैं। तो अभी अरुणाचल की पॉपुलेशन की जब बात करते हैं, आपको पता है हम तो करोड़ में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2011 सेंसस के मुताबिक हम 14 लाख, 15 लाख या 17 लाख, अभी 21 या फिर 22 या फिर 25 लाख मान के चलते हैं। तो आप ऐसे पॉपुलेशन में जब आप सरकार अगर मनमानी करेगा तो अब अंदाजा लगा के देखिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम सरकार के विरोध हमको करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि लोगों का स्वतंत्रता, लोगों का फ्रीडम कहाँ है। अब उसी फ्रीडम को अगर आप खत्म करने लग जाएगा तो नेपाल आपकी आंखों के सामने है। और यहाँ नेपाल का एक बात यह भी है कि नेपोटिज्म, मतलब कि अपना ही खानदान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बनना है, अपना ही खानदान के लोग ही या फिर अपना ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही गद्दी संभालना है, प्राइम मिनिस्टर वही लोग बनना है, मिनिस्टर वही लोग बनना है, इसको लेकर के है। ये नेपाल एक ऐसा कंट्री है, उसका अगर जब हिस्ट्री को मैं देखता हूं तो 17 सालों में 15 बार जो है प्रधानमंत्री चेंज हो चुका है। 17 सालों में 17 ईयर्स में रिकॉर्ड 17 ईयर्स में 15 टाइम्स जो है पीएम का जो है पद जो है बदल चुका है, अलग अलग चेहरा आया है। तो इसको अभी मैं कुछ चीजों को मैं अरुणाचल से कनेक्ट करता हूं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो अभी जब हम क्रांति की जब बात करते हैं, अभी बोलता है ना कि युवा जो है जिस ओर युवा यानी जवान जो है चलती है, जमाना उस ओर चलती है। मतलब कि हम युवाओं के लिए काम कर रहा है, हमको युवाओं के बात को मानना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि युवा अगर गलत कर रहा है तो उसके बात को मानना ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन युवा ये चाहता है कि अपना स्टेट को अच्छा देखे, युवा ये चाहता है कि हमारा स्टेट जो है करप्शन फ्री हो, युवा ये चाहता है कि हमारे स्टेट में विकास हो, युवा ये चाहता है कि हमारे स्टेट में नौकरी बढ़े, युवा ये चाहता है कि हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम जो है ठीक हो, युवा ये चाहता है कि हमारा स्टेट का जो है इकोनॉमी जो है ठीक हो, यानी अर्थव्यवस्था, जिस कारण से आज जो है नेपाल का हालात है। क्योंकि यहां पर सबसे मुख्य बिंदु यह रखा गया है कि बेरोजगारी, युवा इतना बेरोजगार हो रहा है और अपना देश से बाहर जाकर के नौकरी करना पड़ रहा है, जिसके वजह से ये आज का ये हालत है। और मैं जितने भी जो लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप अगर शेयर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 13 से 28 ईयर्स का युवा जो है एक सुर में अपना देश में जो है सत्ता पलटना, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ऊपर से खींच के नीचे धर्म से गिरा देना, ये शायद विश्व के इतिहास में पहली बार होगा। और ये यहां पर जो है डिजिटल जमाना का जो ताकत को आप देखा जा सकता है, साथ ही साथ उस देश के युवाओं के ताकत को देखा जा सकता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसमें जो है मेन पॉइंट, नेपाल में मेन पॉइंट को ये इस बात को लेके है कि पहला पॉइंट जो है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जो है शिक्षा यानी एजुकेशन, तीसरा जो है आपका अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। ये तो एक देश का बात है, लेकिन हम जब इसी चीज को अरुणाचल प्रदेश में लेता है तो सबसे पहले हम बेरोजगारी पर बात करते हैं।
आज अरुणाचल प्रदेश में इतना बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है, इतना बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है कि लोगों को ठंग आ गया। मतलब कि बहुत हमारे युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको सही जगह में नौकरी नहीं मिल रहा है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम जो है इतना खराब है, जहां पर हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए वह शिक्षा नहीं मिल रहा है। ये दूसरा। तीसरा जो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। हम लोग बोल रहा है, सरकार भी बोल रहा है कि हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी जब बढ़ रहा है लेकिन हमारे लोग इतना भी आज सड़क में बैठ करके मतलब भीख जैसे लोग मांग रहे हैं। तो ये कल को अरुणाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। करप्शन जब तक कम नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। करप्शन, जब मैं हमेशा रोड की बात करता हूं, जब मैं हमेशा मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करता हूं, जब मैं हमेशा एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करता हूं, जब मैं हमेशा टूरिज्म के बारे में बात करता हूं, जब मैं हमेशा पीएचई डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूं, जब मैं हमेशा हर डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूं, जब मैं हमेशा किसी मंत्री के बारे में बात करता हूं, किसी एमएलए के बारे में बात करता हूं, किसी परिवारवाद के ऊपर मैं बात करता हूं, ये जब तक खत्म नहीं होगा तो अरुणाचल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए करप्शन को कम करना चाहिए। हालांकि सरकार बोलता है कि हम करप्शन का जीरो टॉलरेंस वाला सरकार है, हम करप्शन का जीरो टॉलरेंस वाला सरकार। तो दूसरा, हम विकास करने वाले सरकार हैं। आज भी मैं न्यूज़ बना के आया हूं हाईवे का। हाईवे कहां बदला है? हाईवे बदला है क्या? आपको लगता है हाईवे बदला है? नहीं बदला है, और डूब रहा है हमारा हाईवे। तो हाईवे जब डूब रहा है तो उसमें विकास कहां हुआ है? मैं सारे अरुणाचल का जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं। कैपिटल में ही रोड ठीक नहीं है, कैपिटल का हाईवे जो है पीसपोन बन के बैठा है, कैपिटल में लोगों को चलने में दिक्कत होती है। प्रेग्नेंट वाले लोग जो है जब मेडिकल के लिए ले जाता है उसमें रास्ता में उसको दिक्कत होती है। तो ये विकास कहां हुआ? तो ये सरकार का काम नहीं है क्या? तो इसीलिए करप्शन को कम करना चाहिए। करप्शन जब तक कम नहीं होगा, मैं तो उम्मीद करूंगा हमारे युवा, आने वाले युवा, मैं तो हमेशा युवाओं का जिक्र करता हूं, युवाओं को मैं हमेशा शक्ति देता हूं कि अरुणाचल का खल जो है हमारे युवा है। युवा को ध्यान देना चाहिए, युवाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, ना कि सरकार जो है अपने मन मानी, जिसको हम तानाशाही कहते हैं। शुरू में मैंने कहा डिक्टेटरशिप यहां नहीं होगा। एक मीडिया चैनल को एक न्यूज करने के लिए या फिर किसी को फेसबुक में लाइव आने के लिए कल को उसको भी बैन कर दिया जाएगा तो आपका फ्रीडम कहां होगा? और हालांकि अरुणाचल में होता है, जब कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तब बोलता है कि सरकार, ये हो सकता है कि कुछ यहां से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, शट डाउन कर देता है नेट को शट डाउन करना भी ये हमारे फ्रीडम के खिलाफ है। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि जब देश में कुछ अलग देश, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई होगा, कुछ होने वाला होगा, वो अलग बात है, उसको मैं मानता हूं। लेकिन अपना ही स्टेट का प्रॉब्लम में अगर आप डिजिटल चीज को भी बंद कर देता है, और अरुणाचल में काफी बार हुआ है, और ये आज मैं नेपाल के साथ इसको जोड़ रहा हूं, कल को ये स्थिति जो है अरुणाचल में पैदा ना हो, इसको हम सबको ध्यान देना चाहिए। करप्शन को दूर करना चाहिए, यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपका जो डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो बड़े लोग होता है वो जो बात कहता है वो सब कुछ होता है, इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो है लोकतंत्र देश में जी रहा है, मैं उम्मीद करता हूं। हालांकि हम नेपाल के साथ खड़े हैं आज के डेट में, क्योंकि नेपाल में जो व्यवस्था आज के डेट में है उसके लिए मैं भी दुखी हूं। क्योंकि हम अभी तक खबर के मुताबिक ये बताया जाए 19 से 20 लोगों का अभी तक जान गया है, 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस प्रकार का स्थिति नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार का स्थिति नहीं होने के लिए किसको काम करना है? सरकार को काम करना है। सरकार जब अच्छा होगा तो वहां का जनता ठीक होगा। तो वही चीज जो है अरुणाचल प्रदेश में ना हो, इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और युवाओं का ताकत बहुत बड़ा ताकत होता है, और मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाला समय में हमारे युवा जो है आगे आए,
पॉलिटिकल में भी, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आगे आए। हर जगह में युवाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा स्टेट जो है आगे बढ़ेगा, तभी जाकर के हमारे युवाओं को जो है काम करने का मौका मिलेगा, तभी जाकर के हमारे युवाओं को पॉलिटिकल पार्टी में एक नेता बनने का मौका मिलेगा। ये युवाओं को देना चाहिए। जब तक युवाओं को अनदेखा किया जाएगा ना, ये मुश्किल हो सकता है। और हमारे युवाओं को आगे बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, जहां पर युवाओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहां पर बेरोजगारी बढ़ रहा है, जहां पर नेपोटिज्म हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है नेपाल में आज जो दुर्घटना घटा है, जो अभी हो रहा है, ये हम सब के लिए एक उदाहरण है। और ये पूरा विश्व के लिए एक मिसाल बन के आने वाला समय में हमेशा इसको याद किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी युवा का नाम इसमें नहीं आ रहा है कि इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में बात किया है या फिर इन्होंने लीड किया है। इसमें सब युवा अपने आप से निकल रहा है कि अपने देश में जो है मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ, मौजूदा जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ जो है निकाला है। और ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का घटना जो है सामने ना आए, इनको सरकार को देखना चाहिए। और खासकर जब हम सोशल मीडिया हैंडलर की जब बात करते हैं, तो इसको अगर आप रोक लगा देंगे, जैसे कि मैं आज बैठ कर, मैंने शुरू में जैसे कहा, मैं आज बैठ करके आपके साथ लाइव बात कर रहा हूं, अगर इसको भी आने वाला समय में सरकार को पूछना पड़ जाएगा, तो हमारा बात करने का अपना जो है स्वतंत्रता जो है कहाँ होगा। जो आज नेपाल में हुआ है, जिसका जीता जागता जो है नमूना को आप लोगों ने देख लिया, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि सोशल जो नेटवर्क को, डिजिटल जो इसको जो है बैन करना, दूसरा जो है करप्शन, तीसरा नेपोटिज्म बोल सकते हैं, उसके बाद हम लोग जो है बेरोजगार को बोल सकते हैं, शिक्षा को बोल सकते हैं। ये सब पॉइंट है उसमें, अगर आप किसी भी जगह से उठाकर देखेंगे ये है। और सबसे बड़ा बात ये है कि जेएनजी जो 1997 से पैदा होने वाला है और 2000 मैंने जो कुछ पॉइंट नोट किया था, 2012 के दौरान जो लोग पैदा हुए थे, उस नौजवान का ये एक समूह है जो आज पूरे नेपाल के सड़कों में जाकर के क्रांतिकारी कर रहे हैं अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के उन्नति के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के मतलब आगे बढ़ने, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये एक रेवोल्यूशन है जो अभी हमने देखा है। और आप लोग भी सोशल मीडिया में इन चीज़ों को देख रहा होगा। और मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में बात करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा समय निकाल करके अभी बहुत सारे मैंने देखा, उस गूगल में जा करके मैंने देखा, उसके बाद नेपाल के बारे में मैंने सर्च की, उसका बाद नतीजा यही है। और ये मैंने शॉर्ट में बताया। और युवाओं को मतलब कम नहीं आंकना चाहिए। और हमारे युवा जो है देश के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, बशर्ते कि हमको युवा को सही पहचान करना चाहिए कि कौन सा युवा किस जगह में अच्छा काम कर सकता है, उसको डायरेक्शन दिखाना, ये हमारा एक फैमिली का भी दायित्व होता है। दूसरा जो है सबसे बड़ा दायित्व जो है सरकार के ऊपर हम छोड़ते हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सभी को गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद।